हाँ भाई, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे ना। और औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में अपने पढ़ लिया था कि कृषि के संबंध में क्या सिचुएशन थी, पढ़ लिया था ना अपने। इसके अलावा अपने औद्योगिक क्षेत्र में पढ़ लिया था, औद्योगिक क्षेत्र पढ़ लिया था ना। अब आप लिखो आगे। लिखो औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार। आप हेडिंग डालो क्या हो गया, नहीं चल रहा है क्या? उनको फोन करो यार। है, आवाज नहीं आ रही। अरे ये वो पीछे वाला नहीं चल रहा है क्या? है, सुना है को नहीं? सुन जैसी। हाँ लिखो औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार। औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार। आज अपने औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार के ऊपर पढ़ेंगे। लिखो इसके अंदर है, औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में भारत है। हाँ, औपनिवेशिक काल में भारत है खाद्यान्न खाद्यान्न कपास खाद्यान्न कपास खाद्यान्न कपास ऊन पटसन ऊन पटसन नील आदि आदि कच्चे पदार्थों का निर्यात करता था। आदि कच्चे पदार्थों का निर्यात करता था। लिख लिया आपने? फिर लिखो तथा ऊनी कपड़ों सूती कपड़ों ऊनी कपड़ों कोमा लगाओ सूती कपड़ों विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं हल्की मशीनों आदि का आयात करता था। आपको एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि कच्चे खाद्यान्न, देखो खाद्यान्न और कच्चे पदार्थ या कच्चा माल या कच्चे माल का तो क्या था, निर्यातक था, और निर्मित माल का क्या था, आयातक था। फिर लिखो नीचे, भारत के व्यापार शेष में बड़ी मात्रा में आधिक्य था। भाई भारत के व्यापार शेष में बड़ी मात्रा में क्या था, आधिक्य था। अब आपको मेरे हिसाब से समझाई हुई बात है कि व्यापार शेष क्या होता है। अरे एक तो चालू खाते का शेष होता है, एक व्यापार खाते का शेष होता है।
व्यापार खाते का शेष का मतलब देखो निर्यात। निर्यात किसकी? सिर्फ वस्तुओं का। अरे व्यापार खाते में केवल वस्तुगत व्यापार ही तो आता है कि? तो मैं कह रहा हूं कि भारत के व्यापार खाते में क्या था? अधिक था। इसका मतलब है वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। अब ये व्यापार खाते का शेष का मतलब होता है, इसका अपन अंतर निकाल लेते हैं, वही व्यापार खाते का शेष होता है। ये अंतर देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये अंतर पॉजिटिव कब होगा? जब वस्तुओं के निर्यात तो हो ज्यादा और आयात हो कम। अब जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब होगा कि व्यापार खाते में क्या है? अधिक है। और नेगेटिव होने का मतलब है व्यापार खाते में क्या है? अधिक है नहीं है। व्यापार खाता क्या है? प्रतिकूल है। अब औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार खाते में अधिक था, मतलब भारत का व्यापार खाता क्या था? अनुकूल था। समझ कि नहीं? लिखो लेकिन व्यापार खाते के इस आधिक्य व्यापार खाते के इस आधिक्य अर्थात विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ, विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ भारतीयों को नहीं मिला, भारतीयों को नहीं मिला। दोबारा सुन लो, मैंने चाहे तो लैंग्वेज ये आ जाए कि भाई औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार शेष की क्या स्थिति थी, तो क्या बताओगे? व्यापार शेष में आधिक्य था। इसका मतलब अपन वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे। क्लियर थी बात? लेकिन इस व्यापार शेष के आधिक्य का फायदा भारत के लोगों को नहीं मिला। मैंने ये लिखा है, या विदेशी व्यापार से जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट का फायदा भारतीय लोगों को नहीं हुआ। समझ आ गई होगी बात? फिर लिखो व्यापार अधिक्य का प्रयोग, व्यापार अधिक्य का प्रयोग विदेशी शासक अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने, अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने तथा सेना को मजबूत करने में किया, सेना को मजबूत करने में किया। भाई अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया था तो उनको बहुत यहां के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था। समझ आ गई मेरी बात? और युद्ध करने के लिए युद्धों में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, अपनी सेना को मजबूत करना पड़ता है। तो जो विदेशी व्यापार से जो फायदा हो रहा था उस फायदे का यूज किस में किया? उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने में किया या युद्धों में खर्च करने में किया, और यहां पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने में किया। समझ आ गया यहां तक? तो फायदा तो हुआ था, विदेशी व्यापार से फायदा था, निर्यात ज्यादा थे आयात कम थे, लेकिन उस फायदे का भारत को क्या हुआ? भारत के लोगों को फायदा लाभ नहीं हुआ, विदेशी शासकों को इसका लाभ हुआ। क्लियर हो मेरी बात? नहीं बात? दूसरी बात देखो, इसमें एक नुकसान और हुआ कि भारत एक कच्चे माल का क्या था? निर्यातक था, खाद्यान्नों का निर्यातक था। तो यहां पर लोगों को खाद्यान्नों की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होगी। यहां के जो उद्योग थे, परंपरागत जो उद्योग थे, उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो वो तो अत्यधिक क्या हो गए? गरीब हो गए। यहाँ के उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिला, तो जो परंपरागत उद्योग थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। फिर लिखो खाद्यान्नों के अधिक निर्यात से, खाद्यान्नों के अधिक निर्यात से देश के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ।
देश के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ। पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ, कहने मतलब फूड की समस्या आ गई, ये मान लो आप। फिर लिखो कच्चे माल के अधिक निर्यात से, कच्चे माल के अधिक निर्यात से स्थानीय उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ। स्थानीय उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे परंपरागत उद्योग नष्ट हुए, जिससे परंपरागत उद्योग नष्ट हुए। यह अपनी स्थिति थी वहां पर विदेशी व्यापार के संबंध में। अब लिखो आप आधारिक संरचना, औपनिवेशिक काल में आधारिक संरचना। औपनिवेशिक काल में आधारिक संरचना, औपनिवेशिक काल में आधारिक बोल रहा हूं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना। लिखो इसमें 1850 में रेल का विकास हुआ। 1850 में रेल का विकास हुआ, मतलब 1850 में रेलगाड़ियों के लिए पटरियां वगैरह बिछाने का काम क्या हो गया था, शुरू हो गया था। और मेरे हिसाब से आपको पता है कि भाई भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। 16 अप्रैल थे शायद, 16 अप्रैल 1853 में चली। तो 1850 से यहाँ से क्या है, रेल का विकास होना शुरू हो गया। फिर लिखो डाक तथा तार को आप संचार लिख सकते हो। अरे तार संचार के लिए काम में, डाक तथा तार का विकास प्रारंभ हुआ। डाक तथा तार का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। फिर लिखो बंदरगाहों की स्थापना की गई, बंदरगाहों की स्थापना की गई। लेकिन इन सभी आधारभूत सुविधाओं का लाभ भारतीय लोगों को नहीं मिला। भारतीय लोगों को नहीं मिला। देखो क्यों नहीं मिला, इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि रेलगाड़ियों का विकास किया, बंदरगाहों का विकास किया, सड़क मार्गों का भी विकास किया था। तो ये इसलिए किया गया था कि भारत से कच्चा माल और खाद्यान्न है वो बंदरगाहों तक ले जाया जा सके, और वहाँ से जो निर्मित माल है उसको मार्केट तक लाया जा सके, ठीक है ना। और वही डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था या संचार व्यवस्था थी, वही भी उसी का था भाई। संचार व्यवस्था यदि अच्छी रहेगी तो सूचनाएं शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी रहेगी तो सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाया जा सकता है। तो कहने मतलब वो फायदा सिर्फ अपने लिए किया था, अपने लिए ही आधारिक संरचना का विकास किया था। भारत के उद्योगों के विकास के लिए या स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए आधारिक संरचना का विकास नहीं किया गया। क्लियर यहां तक है। फिर लिखो एक लाइन और लिखो इसमें, भारत में
खनिज पदार्थ काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते थे। काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते थे, लेकिन खनिज आधारित उद्योगों का विकास खनिज आधारित उद्योगों का विकास भारत में नहीं किया गया। समस्त खनिजों का निर्यात कर दिया जाता था। समस्त खनिजों का निर्यात कर दिया जाता था। अब आप क्वेश्चन लिखो। लिखाओ भाई। एक इसमें आपके स्वेज नहर के ऊपर भी दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि भाई ये आपको बताओ भाई स्वेज नहर को कब चालू किया गया था। बताओ देखिए, स्वेज नहर को कब चालू किया गया था? है कब? 1869। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? सीधा उत्तर ही लिख लो, 1869। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869। फिर लिखो, एक नीचे एक लाइन लिखो। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर थी या कृत्रिम नहर है। इसके खोलने से कृत्रिम नहर है, इसके खोलने से यूरोप से व्यापारिक जहाजों के भारत पहुंचने मतलब यूरोप से आने वाली जो जहाज हैं उनके भारत पहुंचने की परिवहन लागत बहुत कम हो गई। परिवहन लागत बहुत कम हो गई, क्योंकि परिवहन लागत बहुत कम हो गई क्योंकि उन जहाजों को भारत पहुंचने के लिए दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। कहने वाले एक बाईपास बना दिया, ठीक है ना, तो जिससे बहुत सारा चक्कर है जो दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगा करके वो भारत में आते थे, वो चक्कर उनको नहीं लगाना, वो डायरेक्ट क्या है भारत आने लग गए, ठीक है ना, जिससे विदेशी व्यापार बढ़ा या भारत से निर्यात करना उनके लिए इजी हो गया और वहां से निर्मित माल का आयात करना उनके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। औपनिवेशिक काल में निम्न में से
कौन सी जननांकीय प्रवृत्ति थी? कौन सी जननांकीय प्रवृत्ति थी? औपनिवेशिक काल में कौन सी जननांकीय प्रवृत्ति थी? पहला लिखो निम्न जीवन प्रत्याशा। निम्न निम्न लिख लो या नीची लिख लो, एक बात है। जीवन प्रत्याशा, जीवन संभावना भी लिख सकते हो आप चाहे। प्रत्याशा, प्रत्याशा लिख सकते हो या संभावना, एक ही बात है। दूसरा लिखो ऊंची जन्म दर व ऊंची मृत्यु दर। तीसरा लिखो ऊंची शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, ऊंची शिशु मृत्यु दर। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। तो इसमें करो आप उपरोक्त सभी। क्लियर यहां तक? तो औपनिवेशिक काल में निम्न या नीची जीवन प्रत्याशा या नीची जीवन संभावना थी। इसका मतलब लोगों की एवरेज आयु क्या थी? कम थी। जैसे अभी अपने देश में लोगों की एवरेज आयु लगभग 70 वर्ष है, जीवन संभावना लगभग कितनी है? 70 वर्ष है। औसतन 70 साल जीते हैं। जीवन संभावना बता रहा हूँ, जीवन प्रत्याशा बता रहा हूँ। उस समय भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा केवल कितनी थी? 44 वर्ष थी। नीचे लिखो आप उस समय जीवन प्रत्याशा या जीवन संभावना मात्र 44 वर्ष थी। मात्र कितनी थी? 44 वर्ष थी। जो अब उस समय जीवन संभावना मात्र 44 वर्ष थी, जो अब 70 वर्ष है। जो अब 70 वर्ष है। पहले ज्यादा है ये की ज्यादा। धीरे धीरे औसतन उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ताने आपने दिमाग में गलत डाटा रहेंगे साहब, पहले तो बहुत लोग जीता, उम्र लंबी उम्र जीता। ये कुछ लोग जीते थे तो कुछ लोग तो अब भी जी रहे हैं। कुछ लोग, बात एवरेज की है, समझे नहीं? तो एवरेज जो आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया। आज हर आदमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, हर आदमी अच्छा भोजन ले रहा है, ठीक है ना? बीमारियों के ऊपर रोकथाम लगी है, जिससे जीवन संभावना बढ़ गई है। अरे वो अनपढ़ आदमी बात करते हैं कि साहब पहले बहुत जीता लोग, अब कम जीवन, बीमारियां होगी, ये होगी, अब खान पान बढ़िया को नहीं, पहले खान पान अच्छा था। क्या अच्छा था पहले खान पान है? बताओ मुझे। अच्छा क्या था? अच्छा अब है खान पान? हाँ, ये कह सकते हो कि भाई अब है वो केमिकल ज्यादा आ रहे हैं उसके अंदर, बस इतना ही तो है भाई। खाने की क्वालिटी तो अब ज्यादा सुधर रही है। हाँ, चलो आगे लिखो। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो। औपनिवेशिक काल में नीचे एरो का निशान लगा करके लिख लो, इसकी व्याख्या लिखा रहा हूं मैं। औपनिवेशिक काल में शिशु मृत्यु दरें, औपनिवेशिक काल में शिशु मृत्यु दरें 218 प्रति हजार थी। 218 प्रति हजार थी। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर निकलती है कि 1000
जन्म लेने वाले बच्चों में से कितनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय 1,000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 2,218 थी। जो वर्तमान में 28 प्रति हजार है, 28 प्रति हजार है। इसका मतलब पोषण की और स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव था, इसलिए एवरेज आयु जो लोगों की थी वो सिर्फ 44 साल थी। और अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, तो एवरेज आयु बढ़ करके कितनी हो गई, लगभग 70 साल हो गई है। उस समय शिशुओं की मौत बहुत ज्यादा थी, 1,000 जन्म लेने वाले बच्चों में से औसतन 218 की मृत्यु हो जाती थी। और अब वो घट करके कितनी हो गई है, 28 हो गई है। इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधा और पोषण का क्या है, विकास से हुआ है। हाँ भाई, एक ये सूचना ये प्रश्न ये है कि इसमें रिक्त स्थान दे रखा है आपके, और फिर उसके में दे रखा है दर। फिर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज में बढ़ती कीमतों को मापती है। मतलब भोजन और किसको छोड़ करके, ऊर्जा को छोड़ करके हर चीज में बढ़ती कीमतों को मापती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी और मजदूरी मुद्रास्फीति और अपस्फीति मूल्यस्फीति। भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज में बढ़ती मुद्रास्फीति, हर चीज में बढ़ती कीमतों को मापती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, देखो मुद्रास्फीति जनित मंदी ये तो आएगा ही नहीं, है ना। दूसरा है मजदूरी मुद्रास्फीति, एक मूल्यस्फीति और एक अपस्फीति। देखो मजदूरी मुद्रास्फीति में भी क्या होता है कि भाई मजदूरों अपनी मजदूरी बढ़ाने के प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट से खाद्यान्न महंगे हो गए हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई हैं, इसलिए वो मजदूरी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जैसे उनकी मजदूरी बढ़ाई जाती है तो उत्पादन की कॉस्ट बढ़ गई। उत्पादन की कॉस्ट बढ़ने से क्या है कि फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वो तो है कि भाई कीमतें मजदूरी का पीछा करती है, मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं, तो ये तो मजदूरी चक्र हो गया, वो मजदूरी मुद्रास्फीति चक्र होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें अपस्फीति का मतलब यहाँ पर कौन सी से दी हुई है, डिसइन्फ्लेशन है क्या ये? अपस्फीति, मूल्यस्फीति, एक ना नहीं रुको, भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज में बढ़ती कीमतों को मापती है। भाई अपस्फीति के अंदर तो कीमतें गिरती हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके हिसाब से तो फिर यही हो सकता है भाई, मजदूरी मुद्रास्फीति इसके अंदर मुझे तो सही लग रहा है? बाकी इसमें और मैं देख के बता दूंगा कल, ठीक है ना। मुझे तो इसमें जो मजदूरी मुद्रास्फीति है वही लग रही है भाई इनके हिसाब से, क्योंकि एक मूल्यस्फीति दे रखी है। उपरोक्त सभी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है यार। चलो इसको मैं और देख लूंगा थोड़े से, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो आप, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की संबंधित क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, औपनिवेशिक काल में अर्थव्यवस्था का संचालन, औपनिवेशिक काल में अर्थव्यवस्था का संचालन निम्न में से किस देश के हित में होता है? किस देश के हित
किस देश के हित में होता है, मतलब अर्थव्यवस्था का जो संचालन होता है वो कौन से देश के हित में होता है। पहला लिखो इसमें ऑप्शन है शासित देश, शासित देश। दूसरा लिखो शासक देश। तीसरा लिखो एक व दो दोनों। और चौथा लिखो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में या औपनिवेशिक शासन काल में अर्थव्यवस्था का संचालन कौन से देश के हित में होता है, शासक देश के हित में होता है। फिर लिखो औपनिवेशिक, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की, क्या क्वेश्चन ये, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पहला लिखो कच्चे माल और खाद्य के स्रोत, कच्चे माल और खाद्य के स्रोत, कच्चे माल और खाद्य के स्रोत। इसका मतलब है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है वो कच्चे माल और खाद्यान्नों का क्या होती है, स्रोत होती है। दूसरा लिखो, अरे दूसरा 2 लिख लिया गया मैंने। पहला ऑप्शन है कच्चे माल और खाद्य के स्रोत है। दूसरा ऑप्शन लिखो औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार। लिख लिया। तीसरा लिखो विदेशी पूंजी का निवेश, विदेशी पूंजी का निवेश। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी, 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। कौन सा करोगे भाई, इसमें 4 नंबर करो उपरोक्त सभी है। हाँ लिखवाता नहीं, टेंशन समझ लो, ये व्याख्या लिखवाता हूं मैं आपको। देखो ये तो आपके हिसाब से समझ में आ गई होगी कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है वो कच्चे माल और खाद्यान्नों का क्या है, स्रोत है। मतलब इस अर्थव्यवस्था को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो कच्चा माल उत्पादित करती रहे और कच्चा माल को निर्यात किया गया था, खाद्यान्नों का निर्यात किया गया था। इसमें तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना आपको। फिर आपको लिखाया था औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की संरचना इस तरह से तैयार की जाती है कि शासक राष्ट्र में जो उद्योगों द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उसके लिए वो एक मार्केट का काम करे। आपको पता है भाई भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से तैयार किया गया था कि इंग्लैंड के जो नवीन उद्योग हैं उनसे जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो भारत के अंदर बेची जा सके। मतलब वहां से निर्मित माल का क्या किया जाता था, आयात किया जाता। इसको इसमें भी लिखाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा दूसरी बात आपकी कौन सी बची, विदेशी पूंजी का निवेश। औपनिवेशिक काल के अंदर विदेशी कंपनियां खूब आती हैं। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो क्या थी, विदेशी कंपनियां भी थी। वो यहां आकर के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां बिजनेस करते हैं और पूरा प्रॉफिट कमा करके अपने देश में ले जाते हैं। इसके अंदर लिखो आप देखो वो जो इन्वेस्टमेंट करती है वो यहां के लोगों के फायदे के लिए नहीं करती, वो इन्वेस्टमेंट यहां के लोगों का शोषण करने के लिए करती है। इन्वेस्टमेंट तो किया जाता है लेकिन वहां की यहां की पूरी अर्थव्यवस्था से कैसे भी। ते लिखो यार, लिखो तो राजेश ही समझो, लिखो ते
आज इसी समय लिखो तो आगे लिखो तो सही तुम। हाँ लिखो। हाँ लिखो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर लिखो विदेशी पूंजीपतियों ने, दोबारा बोल रहा हूं मैं, देखो विदेशी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। लिख लिया बात आपने, मतलब विदेशी पूंजी को मोटिवेट किया जाता है कि विदेशी पूंजी ज्यादा से ज्यादा आए। फिर लिखो इसके अंदर आप आगे, विदेशी पूंजीपतियों ने बागान उद्योग, बागान उद्योग, कोमा लगाओ, चाय, कहवा, रबड़ आदि में अधिक निवेश किया, तो विदेशी पूंजी आई है, विदेशी पूंजीपतियों ने कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो सेक्टर मैंने आपको लिखवा दिए। अगला क्वेश्चन लिखो, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। हाँ क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन लिख लिया भाई सबने? पहला ऑप्शन लिखो, शोषण और संपत्ति का निष्कासन, शोषण और संपत्ति का निष्कासन, शोषण और संपत्ति का निष्कासन। दूसरा लिखो, महाजनी पूंजी, महाजनी पूंजी और औपनिवेशिक शोषण। हाँ इसी के अंदर महाजनी पूंजी और औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक शोषण लिख लिया। और तीसरा लिखो, कमजोर औद्योगिक व्यवस्था, कमजोर औद्योगिक व्यवस्था। और 4 नंबर लिख लो, उपरोक्त सभी। तो इसमें कर दो आप उपरोक्त सभी। अब इसमें 1-2 लाइन आप देखो, शोषण और संपत्ति का निष्कासन है, इसके अंदर लिखो पहली लाइन आप एरो का निशान लगाई, लिखो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार, मालगुजारी,
माल गुजारी तथा प्रत्यक्ष लूटपाट, माल गुजारी तथा प्रत्यक्ष लूटपाट के माध्यम से, प्रत्यक्ष लूटपाट के माध्यम से शोषण किया जाता था। अरे माल गुजारी हुआ है, माल जब जाता है एक रास्ते से तब टैक्स दूसरे से जाता है तो टैक्स, ठीक है ना, वो माल गुजारी था। हाँ टोल टैक्स था ये, मान लो आप। अगला क्वेश्चन लिखो। अंग्रेजी शासन काल में, हाँ क्वेश्चन लिखो, अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक अल्प विकसित थी, अत्यधिक अल्प विकसित थी। निम्न में से, निम्न में से किस तथ्य द्वारा, निम्न में से किस तथ्य द्वारा यह स्पष्ट होता है, निम्न में से किस तथ्य द्वारा यह स्पष्ट होता है? पहला लिखो, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, का निम्न स्तर पे लिखो, कम वास्तविक मजदूरी, कम वास्तविक मजदूरी, कम वास्तविक मजदूरी। तीसरा लिखो, जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर, कृषि क्षेत्र पर निर्भर। और इसमें अगला लिख दो, उपरोक्त सभी। अब इसमें दो तीन चीजें आपको इसमें और नोट करनी है आपको। इसमें पहली बात तो आप ये लिखो, देखो 1967-68 में तो राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किसने किया था भाई? दादा भाई नौरोजी ने। ये मैं आपको लिखा चुका हूं। एक 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। लिखो, दादा भाई नौरोजी के बाद, दादा भाई नौरोजी के बाद लॉर्ड कर्जन ने भी, दादा भाई नौरोजी के बाद लॉर्ड कर्जन ने भी 1901 में 1901 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था।
फिर लिखो दादा भाई नौरोजी के अनुसार है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार है, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 23.5 रुपये। कितनी दी? 23.5 रुपये। तथा लॉर्ड कर्जन के अनुसार है, लॉर्ड कर्जन के अनुसार है 30 रुपये, 30 रुपये थी, 30 रुपये थी। देखो प्रति व्यक्ति आय वार्षिक होती है, तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार तो प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? 23.5 रुपये थी। लॉर्ड कर्जन के अनुसार कितनी थी? 30 रुपये थी। है क्या हो गया? अरे 20 रुपये थी, वो स्थिर कीमतों पर थी। प्रचलित कीमतों पर लिखा है मैंने 23.5 रुपये। अरे 20 रुपये थी, मैं कब मना कर रहा हूं? तो फिर लिखो ब्रिटिश काल में, नीचे एरो का निशान लगा लिखो, ब्रिटिश काल में वास्तविक मजदूरी संबंधी, ब्रिटिश काल में वास्तविक मजदूरी संबंधी आंकड़े नहीं मिलते थे। आंकड़े नहीं मिलते थे, लिख लिया आपने? फिर लिखो राधा कमल मुखर्जी ने, राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ने 1 मिनट, राधा कमल मुखर्जी ने कुछ सामग्री जुटा करे, कुछ सामग्री जुटा करे संयुक्त प्रांत, कुछ सामग्री जुटा करे संयुक्त प्रांत के लिए, संयुक्त प्रांत के लिए 1600 से 1938, 1600 से 1938 के वास्तविक मजदूरी सूचकांक, के वास्तविक मजदूरी सूचकांक तैयार किए। सबने लिख लिया क्या? वास्तविक मजदूरी सूचकांक किसने तैयार किया था? राधा कमल मुखर्जी। दोबारा बोल रहा हूं मैं, राधा कमल मुखर्जी ने कुछ सामग्री जुटा कर संयुक्त प्रांत के लिए 1600 से 1938 के वास्तविक मजदूरी सूचकांक तैयार किए। अरे उस समय सबसे पहले या औपनिवेशिक काल में वास्तविक मजदूरी सूचकांक किसने तैयार किए थे? राधा कमल मुखर्जी ने। वो कौन सी अवधि के लिए तैयार किए थे? 1600 से 1938 की अवधि के लिए। एक लाइन और लिखो, इन अनुमानों के आधार पर, इन अनुमानों के आधार पर, इन अनुमानों के आधार पर 1807 की तुलना में, 1807 की तुलना में 1938 में, 1938 में कुशल, कुशल और अकुशल, कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों की,
दोनों तरह के श्रमिकों की मजदूरी 27 से 29% कम हो गई। 27 से 29% कम हो गई। देखो, जो राधा कमल मुखर्जी ने वास्तविक मजदूरी के जो डाटा कलेक्ट किए, उस डाटा के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि 1807 की तुलना में 1938 में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों की मजदूरी है वो लगातार क्या हुई है, कम हुई है। जबकि मजदूरी समय के साथ साथ बढ़नी चाहिए, लेकिन उस समय मजदूरी वास्तविक मजदूरी के घटने की प्रवृत्ति थी। कितनी घट गई थी? 27 से 29% क्या हो गई थी? कम हो गई थी। इसका मतलब औपनिवेशिक शासन काल में वास्तविक मजदूरी के घटने की प्रवृत्ति रही थी। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो, 1916 से 1916 से 1928 के बीच, 1916 से 1928 के बीच हाँ भाई, मैं आपको लिखवा रहा था। मैंने लिखा है 1916 से 1928 के बीच श्रमिकों की मजदूरी, लिखो भाई, 1916 से 1928 के बीच श्रमिकों की मजदूरी 1807 की तुलना में 1807 की तुलना में आधे से भी कम हो गई। आधे से भी कम हो गई। आधे से भी कम हो गई। मतलब 1916 और 1928 की जो मजदूरी थी वो कब की मजदूरी से? 1807 की मजदूरी से आधे से भी क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि औपनिवेशिक काल में मजदूरियों के घटने की प्रवृत्ति रही है। नीचे लाइन लिखो, अर्थात औपनिवेशिक काल में मजदूरी के घटने की प्रवृत्ति रही है। मजदूरी के घटने की प्रवृत्ति रही है। भाई, मजदूरी घटी अपने को कैसे पता लगा? ये राधा कमल मुखर्जी ने वास्तविक मजदूरी के क्या है, डाटा कलेक्ट किए थे, सूचकांक तैयार किए थे। उन सूचकांकों के अध्ययन से बताया कि भाई मजदूरियां क्या हुई हैं? कम हुई हैं। फिर एक नीचे एक लाइन लिखो, 1881 से पहले 1881 से पहले जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के आंकड़े नहीं मिलते।
व्यावसायिक वितरण के आंकड़े नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि 1881 से पहले जनगणना नहीं हुई थी भाई। क्रमवार या आधिकारिक रूप से जनगणना, पहली जनगणना 1881 में हुई थी। 1872 में जनगणना हुई थी, तो उसके कोई सही डाटा नहीं है। सही डाटा 1881 के हैं। तो 1881 से पहले कोई जनगणना नहीं हुई थी, तो व्यावसायिक वितरण के डाटा भी उपलब्ध नहीं थे। व्यावसायिक वितरण मतलब कितने लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, कितने औद्योगिक क्षेत्र में, कितने कौन से क्षेत्र में, ये व्यावसायिक डाटा होते हैं। आगे लिखो फिर। 1881 से 1951 के बीच, 1881 से 1951 के बीच जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बढ़ी थी। कृषि पर निर्भरता बढ़ी थी। इसका मतलब है अपनी इंडस्ट्रीज जो थी वो और ज्यादा नष्ट हो गई थी इस दौरान, और लोग, ज्यादातर लोग सिर्फ किस पे डिपेंड हो गए थे? खेती पर डिपेंड हो गए थे। जबकि 51 के बाद में अपन देख रहे हैं कृषि पर निर्भरता क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का ये संकेत होता है कि उसका जो व्यावसायिक वितरण है उसमें कृषि के ऊपर लोगों की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, और औद्योगिक और सर्विस सेक्टर पर निर्भरता बढ़ती है। लेकिन अपने पास जो डाटा हैं वो 1881 से लेकर के हैं, तो 1881 से लेकर के 1951 तक अपन देखें तो कृषि पर निर्भरता बढ़ी थी। फिर लिखो 1981 में 1881 में लगभग 61% जनसंख्या 61% जनसंख्या कृषि और संबंधित व्यवसायों में, कृषि और संबंधित व्यवसायों में लगी हुई थी। कृषि और संबंधित व्यवसायों में लगी हुई थी, जो बढ़कर 1921 में 73% हो गई, 73% हो गई। लिख ली थी बात। फिर लिखो नीचे 1921 से पहले 1921 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थी। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे। लिख लिया आपने? लिखो इस अवस्था में जन्म दरें तथा मृत्यु दरें दोनों ही, जन्म दरें तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं। जन्म दरें तथा मृत्यु दर बहुत ही ऊंची होती हैं, मतलब जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है। देखो आपकी पढ़ी हुई होगी ये बातें। जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था होती है।
अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था के अंदर क्या होती है कि जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है, ऊंची होती है। ज्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड होते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, ज्यादा लोगों को अच्छा पोषण नहीं मिलता, जिससे बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। इस कारण से मृत्यु दर क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब मृत्यु दर ज्यादा होती है तो लोगों में एक भय होता है, जिससे वो परिवार का आकार क्या है, बड़ा करते हैं। समझ नहीं? और मजदूरी एक रोजगार का साधन होता है, खेती एक रोजगार का साधन होता है। तो जितने ज्यादा परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे, उनको कमाने में उतनी ज्यादा क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसलिए परिवार का आकार उसमें क्या होता है, बड़ा होता है। समझ आ गई मेरी बात? अब 19 लिखो आगे। 1921 के बाद 1921 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 1921 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन लिखो। ब्रिटिश भारत से, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, ब्रिटिश भारत से, प्रश्न लिखा रहा हूं भाई, ब्रिटिश भारत से संपत्ति के, ब्रिटिश भारत से संपत्ति के निकास लिख लो, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो, निष्कासन लिख सकते हो, एक ही बात है, निकास या निष्कासन के लिए निम्न में से, दोबारा बोल रहा हूं पूरी लाइन को मैं, ब्रिटिश भारत से संपत्ति के निकास के लिए निम्न में से किसने ब्रिटिश शासकों को जिम्मेदार ठहराया, ब्रिटिश शासकों को जिम्मेदार ठहराया। मेरे हिसाब से प्रश्न सबने सही लिख लिया कि ब्रिटिश से भारत में संपत्ति के निकास के लिए निम्न में से किसने ब्रिटिश शासकों को जिम्मेदार ठहराया। पहला ऑप्शन लिखो, दादा भाई नौरोजी। दूसरा लिखो, रमेश चंद दत्त। रमेश चंद दत्त। तीसरा लिखो, महादेव गोविंद रानाडे। लिख लिया? और 4 नंबर लिख लो, विलियम डिग्वी। अब आप पहला ऑप्शन लिखो, केवल एक। दूसरा लिखो, केवल 1 व 2। केवल 1 व 2। तीसरा लिखो, केवल 1 2 3। और चौथा ऑप्शन लिखो, 1 2 3 व 4। बताओ कौन सा करोगे? 3 नंबर है। इसमें आप लास्ट वाला जो 4 नंबर है वो कर दो। मतलब ये चारों ने ही ब्रिटिश शासकों को जिम्मेदार ठहराया था। तो ये 4 नाम याद रखने आपको, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद दत्त, महादेव गोविंद रानाडे और विलियम डिग्वी। फिर लिखो नीचे, बस थोड़ा सा है, बस पूरा हो जाएगा टॉपिक अभी। हाँ, लिखो नीचे,
दादा भाई नौरोजी के अनुसार है, हाँ क्वेश्चन नहीं है, नीचे इसकी क्वेश्चन की थोड़ी व्याख्या लिखा रहा हूं मैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार है 1835 से 1835 से 1872, 1835 से 1872 तक, 1872 तक कुल 50 करोड़, कुल 50 करोड़ पौंड का, कुल 50 करोड़ पौंड का आर्थिक निष्कासन हुआ। हालांकि एक अनुमान और भी है लेकिन ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। उसमें विलियम जो डिग्बी है वो कह रहे हैं कि भाई फ्लासी का जो युद्ध हुआ 1757 में और एक वाटरलू युद्ध हुआ था 1815 में, तो इसके बीच में इंग्लैंड की भारत से जो आर्थिक लूट है, इस दौरान भारत ने जितने, ब्रिटिश सरकार ने जितना लूटा है वो लूट ये बताएं कि 50 करोड़ पौंड से लेकर के 100 करोड़ के पौंड के बीच होनी चाहिए। ये विलियम डिग्बी का अनुमान था कि इस अवधि से इस अवधि के बीच में इतना रुपया लूटा गया था भारत से। रहने दो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन और लिखो। स्वतंत्रता के समय, क्वेश्चन पर्सन, स्वतंत्रता के समय जनसंख्या का, स्वतंत्रता के समय जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण नीचे दिया गया है, व्यावसायिक वितरण नीचे दिया गया है, उसमें से सही है, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण नीचे दिया गया है उसमें से सही है। लिखो, पहला लिखो कृषि, कृषि, और कृषि के अंदर लिखो लगभग 72%। इसका मतलब है 72, लगभग 72% लोग कृषि में लगे हुए थे। दूसरा लिखो विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, और लिखो 10.62%, 10.62%। फिर लिखो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ऑब्लिक लगा के क्या लिख सकते हो, सेवा क्षेत्र, उसमें लिखो 17.26% है, 17.26%। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी, तो कौन सा कर दो इसमें, उपरोक्त सभी। मतलब स्वतंत्रता के समय जो व्यवसायिक वितरण था लोगों का, वो व्यवसायिक वितरण इस प्रकार से था, इतने इतने लोग इस क्षेत्र में लगे हुए थे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई।